हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, इसलिए घर से ही आपके लिए वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी घर पर साफ परिवार कुशल होंगे। दोस्तों, पूर्व की वीडियो में आपको बता दिया गया था कि मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उसी की आज प्रथम कड़ी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप नोटपैड और पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आई स्टूडेंट इज नॉट स्टूडेंट विदाउट पेन और पेपर। एक स्टूडेंट के पास हमेशा विद्या अर्जन करते समय, ग्रहण करते समय पेन और पेपर अवश्य होना चाहिए। कुछ भी आपको आवश्यक चीज लगती है, आप उसको नोट करें। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व हमें अपने शब्दकोश को बढ़ाना होगा और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था की जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे शब्द हैं, उन शब्दों की गूढ़ता को पहचानना होगा। हम संविधान प्रारंभ करने चलते हैं। दोस्तों, संविधान अपने आप में व्यापक शब्द है। भारतीय संविधान, दोस्तों, आप जानते होंगे सांस्कृतिक रूप में किसी व्यक्ति के लिए महान ग्रंथ गीता, किसी व्यक्ति के लिए बाइबल और किसी व्यक्ति के लिए कुरान होता है। लेकिन आप भारत देश में निवास करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की सिद्धांत की परिकल्पना दी गई है। तो आपको ज्ञात होगा कि आपके स्वाधीनता जैसे सपने, आपके स्वाधीनता मूलक जीवन की सादगी, रूल ऑफ लॉ के विधि के शासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को चिन्हित किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता से ही आप अपने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, आप अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। दोस्तों, संविधान एक अपने आप में व्यापक शब्द है। संविधान का इंग्लिश रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। आपको ज्ञात होगा, कॉन्स्टिट्यूट शब्द जो लैटिन भाषा का है उसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। किसी भी देश के शासन के लिए जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का संकलन संविधान जैसी महान दस्तावेज में होता है। दोस्तों, संविधान कोई पुस्तक नहीं है, संविधान भारतीयों की आत्मा है। संविधान को अगर देवनागरी लिपि में अगर उसका अर्थ देखने जाएं तो संविधान मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम यहाँ पर दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है समान। और दोस्तों, विधान भी अपने आप में एक व्यापक शब्द है। आपने अपने घर परिवार में बुजुर्गों से सुना होगा, ये तो विधि का विधान है। विधान शब्द से आशय, विधान शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं दोस्तों, एक नियम और दूसरा कानून। दोस्तों, नियम को इंग्लिश में रूल्स कहा जाता है और कानून को लॉज कहा जाता है। दोस्तों, नियम बाध्यकारी नहीं होते हैं और कानून बाध्यकारी होता है। हमें विषय की अंदर गहराई में जाना है। अगर हम गहराई में जाएंगे तो हमें लंबे समय तक हमारी याददाश्त में रहेगा। अगर हम विषय को रटने पर महत्व देंगे तो ये चीजें जल्दी विस्मृत हो जाएंगी। आपकी याददाश्त में ज्यादा दिन दीर्घकालिक अवधि तक नहीं रहेंगी। दोस्तों, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। विधान में भी दो शब्द छुपे हुए, मैंने आपको बताया, नियम और दूसरा कानून। कानून को एक ही शब्द में समझें, विधि क्या है तो विधि संप्रभु का समादेश है। हम संप्रभु को भी आगे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आज हम संविधान की आधारभूत संरचना को समझने जा रहे हैं, संविधान पे अपना आधार तैयार करने जा रहे हैं, संविधान की बेसिक्स पर पकड़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब नियम क्या होता है? नियम बाध्यकारी नहीं होता है। हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए, हम उस ओर नहीं चल के अपोजिट साइड चलते हैं तो ये नियम तोड़ रहे हैं हम। क्योंकि अगर नियम अगर एक कानून होता वो बाध्यकारी होता तो इसके पीछे आपको दंड का भागी बनना होता। दोस्तों, कानून बाध्यकारी होता है। कानून बाध्यकारी इसलिए होता है, अगर कानून का आपको दर्शन देखना है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को देखिए, जिसके उल्लंघन पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि बाध्य योग है, न्याय योग है। लेकिन नियम बाध्य को, न्याय योग नहीं है, नॉट जस्टिसेबल। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो नियम एवं कानूनों का वह समुच्चय जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है, संविधान कहलाता है। और अच्छा समझना चाहें तो किसी भी देश के शासन संचालन हेतु संकलित और प्रलेखित नियमों का समूह संविधान कहलाता है। और अच्छा समझना चाहें, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च दस्तावेज होता है। उस दस्तावेज में क्या लिखा होता है कि
शासनिक प्रशासनिक नियमों को किस प्रकार से संचालन करना है ये उसमें लिखा होता है। पूरे आदर्श संकलित होते हैं कि इन संविधान में ये तक संविधान बताता है कि किस व्यक्ति की परिधि कहां तक है, किस निकाय की परिधि कहां तक है, किस निकाय की सीमा कहां तक है और वह अपनी सीमा में रहकर काम करे। संविधान यह भी आदेश देता है कि कोई, जैसे भारत में कानून बनाने वाली इकाई विधायिका है, विधायिका विधि निर्मात्री निकाय है, तो विधायिका भी किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है जो संविधान की आधारभूत संरचना के बेसिक स्ट्रक्चर से असंगत हो, उससे विसंगति रखती हो, उससे असामता रखती हो, तो इस प्रकार की विधि भी शून्य हो जाएगी। दोस्तों, संविधान का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि संविधान का अर्थ समझने मात्र से ही आप संविधान के अर्थ को समझ सकते हो, संविधान की व्यापकता को समझ सकते हो। दोस्तों, संविधान के बाद दूसरा शब्द राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हम शब्दों को जितना तोड़ेंगे, जितना ज्यादा विच्छेद करेंगे, जिसका जितना ज्यादा विग्रह करेंगे, हमें उतनी ही उसकी उसकी महत्ता हमें समझ में आएगी। दोस्तों, राज व्यवस्था, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटी, राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, राज्य प्लस व्यवस्था। दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको, अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं और उसके एक अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, उस विषय की गंभीरता को समझते हैं, तो अगर पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राज्य शब्द का जिक्र आता है तो उसे देश से डिनोट करते हैं। तो अब मैं कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग करूं तो आप उसे देश से जोड़िएगा। अगर कहीं पर विशेषीकृत मुझे बताना होगा तो मैं उसको आपको तुरंत बताऊंगा। दोस्तों, राज्य व्यवस्था राज्य प्लस व्यवस्था से मिलकर बनी है। देश का राज्य में देश में व्यवस्था बनाने का काम कौन करता है? तो सरकार करती है। अब सरकार, राज्य और सरकार में भी दोस्तों अंतर है, जिसको हम आगे अभी डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया किसी भी देश को राज्य कहा जाता है पॉलिटी, राजनीति विज्ञान की भाषा में। अब राज्य शब्द क्या है? तो दोस्तों, राज्य शब्द में चार तत्व छिपे होते हैं और उन्हीं चार तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। पहला है दोस्तों जनसंख्या, दूसरा है दोस्तों भूभाग, तीसरा है दोस्तों आपकी सरकार और चौथा है संप्रभुता। किसी भी राज्य का, अगर इन चार तत्वों में भी किसी राज्य का अनिवार्य तत्व अगर आपको देखना है तो वो संप्रभुता होगी। दोस्तों, अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य कहलाने योग्य नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश को राज्य कहते हैं तो यहाँ पर भारत को संघराज्य कहना पड़ेगा, और अगर भारत को राज्य कहते हो तो मध्य प्रदेश को प्रांत कहना पड़ेगा। भारत अगर राज्य है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि सभी राज्य होंगे, इत्यादि सभी प्रांत होंगे। अगर आप इत्यादि को राज्य मानते हो, इन्हीं समस्त राज्यों को, तो आपको भारत को संघ राज्य कहना पड़ेगा। दोस्तों, इसी आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि राज्य के पास तो चार तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर मैं प्रांत की बात करूं, प्रोविंसियस की, तो आपको उसमें तीन तत्व दिखाई देंगे दोस्तों, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। दोस्तों, ध्यान रखना, प्रांत के पास संप्रभुता नहीं होती है। और इसी और एक क्रम में एक और शब्द को समझ लिया जाए, राष्ट्र शब्द क्या होता है? तो राष्ट्र दोस्तों, राष्ट्र में राज्य सम्मिलित होता है और राज्य में निवासरत समस्त व्यक्तियों की जब देश के प्रति आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास आदि की भावना जागृत हो जाती है तो वह राष्ट्र हो जाता है। दोस्तों 1857 के समय भारत राष्ट्र के रूप में नहीं था, अर्थात हम तभी आजाद हो गए होते, तभी हम आधुनिक भारत में बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इन चीजों को हमें समझना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रवाद, भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रवाद व्यक्तियों में होना जरूरी है। अब मैं आशा करता हूं इस तीन शब्दों को आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसको इस सूत्र के रूप में प्रो देता हूं, तो सुनिए। राज्य में क्या क्या होंगे? जनसंख्या, जो मैंने आपको चार तत्व बता दिए वही होंगे। अब मैं आपको एक शब्द पूछना चाहता हूं कि राज्य शब्द का सूत्र क्या हो जाएगा? तो राज्य बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों प्रांत, प्रांत में जो तीन तत्व हैं और प्लस संप्रभुता। अगर प्रांत को संप्रभुता दे दी जाए तो वो भी राज्य हो जाएगा। अर्थात हमें इसको इस प्रकार से नहीं समझना है, हमें राज्य का सूत्र समझना है प्रांत प्लस संप्रभुता। अब हम इसी में राष्ट्र का भी सूत्र बना लेते हैं। राष्ट्र क्या है? तो राज्य प्लस देश में निवासरत व्यक्तियों की देश के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास की भावना, उनका समर्पण कितना है, ये राष्ट्र के तत्व होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा।
दोस्तों मैं राज्य व्यवस्था को समझा रहा था तो मैंने वहां पे सरकार का जिक्र किया था। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ भी बताया है कि राज्य के अंदर ही सरकार वास करती है। राज्य के अंदर एक तत्व क्या है? सरकार है। दोस्तों यहाँ लेकिन हमें थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। राज्य और सरकार में भी अंतर होता है दोस्तों। राज्य में निवासरत समस्त व्यक्ति सरकार राज्य के सदस्य होंगे। सरकार के सदस्य कुछ गिने हुए व्यक्ति ही सदस्य होंगे जिन्हें आप चुनेंगे। दोस्तों राज्य एक अमूर्त अवधारणा है तो सरकार एक मूर्त अवधारणा है। और इसके अंतर में अगर जाना चाहें तो राज्य एक स्थायी संकल्पना है और सरकार परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों सरकार क्या होती है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। दोस्तों भारत का संविधान विश्व का अनूठा संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ आयातित नकलची चीजें तो हैं, लेकिन उनका श्रेष्ठ रूप क्या हो सकता था उस समय के संविधान वेत्ताओं ने सोचा और भारतीय संविधान में उन चीजों का संकलन किया जो आज हमें अनूठा बनाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, इसका अंग्रेजी शब्द लेजिस्लेटिव। दूसरी दोस्तों कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरी दोस्तों न्यायपालिका, जुडिशियरी। विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है। विधि निर्मात्री निकाय है विधायिका, और कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है दोस्तों। और न्यायपालिका न्याय निर्णय करने का काम करती है। अब मैं इसको और अंदर इसकी तह तक जाने की कोशिश करूं तो दोस्तों संघ स्तर पर विधायिका का स्वरूप, संघ स्तर पर संसद कहलाती है। दोस्तों संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों राज्य स्तर पर इसको राज्य विधानमंडल का रूप दिया जाता है विधायिका को। चूंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य की सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य अपने लिए स्वतंत्र कानून बना सकती हैं। तो दोस्तों राज्य स्तर पर इसको राज्य विधानमंडल कहा जाता है। और राज्य विधानमंडल में 3 तत्व तीन चीजों से मिलकर फिर बना होता है दोस्तों, राज्यपाल, गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों विधान परिषद का जिक्र मन में आया तो आपको इसका आंसर देना है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम आप इसका आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। जब तक कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों चर्चा चल रही थी कि गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा, ये 3 राज्य विधानमंडल। और दोस्तों स्थानीय स्तर पर अगर आपको विधायिका का स्वरूप देखना है तो 2 रूपों में दिखेगा, एक ग्राम के लिए और एक नगर के लिए। इसी प्रकार से अगर कार्यपालिका का स्वरूप देखें तो कार्यपालिका का संघ या केंद्र में क्या स्वरूप होगा? तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। और इसी कार्यपालिका का राज्य में स्वरूप देखना चाहते हैं आप तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। दोस्तों इसी का अगर स्थानीय स्वशासन में देखना चाहते हो तो ग्राम में सरपंच होते हैं, सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं। कई शब्दावलियों में अलग अलग जगह इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सरपंच। दोस्तों इसी प्रकार नगर में चेयरमैन, अध्यक्ष जैसे पद होते हैं। दोस्तों न्यायपालिका का कोई भारत में विभाजन नहीं है। न्यायपालिका का एक ही का स्वरूप अपनाया गया है। और सब अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च अपीली निकाय है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीली निकाय होने के साथ साथ इसमें ऐसा होता है, एक जज की बेंच ने अगर सुनवाई कर दी और उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो 3 जजों की बेंच की भी सुनवाई कर सकती है, 2 जजों की बेंच भी सुनवाई कर सकती है। अर्थात वर्तमान में कितने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, उतने न्यायाधीशों की मिलकर पीठ न्याय निर्णय कर सकती है। दोस्तों आपको ध्यान होगा 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस, उसमें अभी तक के सर्वाधिक जजों की संख्या रखी गई। उसमें सर्वाधिक जजों की पीठ बनी हुई थी, जिसमें 13 जजों की संख्या 13 थी, जिसका 7-6 से न्याय निर्णय किया गया था। दोस्तों अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। संविधान और राज्य व्यवस्था का मुझे अर्थ इस वीडियो में समझाना था, क्योंकि हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का मुझे अर्थ समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों संविधान सैद्धांतिक है और उसी का अगर अनुप्रयोग कर दिया जाए तो व्यवहारिक रूप में उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों
किसी भी देश के संविधान की प्रकृति उस देश के राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बता सकता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी देश की नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समानुपाती होता है नेचर ऑफ पॉलिटी के। अगर हमें किसी देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति मालूम है तो हम उस देश के संविधान के सिद्धांतों को जान सकते हैं। अगर हमें संविधान के सिद्धांतों को मालूम है तो हम संविधान की राज्य व्यवस्था की उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को समझ सकते हैं। दोस्तों, संविधान थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और पॉलिटी उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है। और अच्छा समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया हो कि जब आप 10वीं और 12वीं में पढ़ते थे तो आप साइंस के छात्र होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पहले में सिद्धांत पढ़ाए जाते थे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराया जाता था, जो अपने आप में विशिष्ट है। और दोस्तों, अगर आपको पहले प्रैक्टिकल करा दिया जाए, इसके बाद आपको सिद्धांत पढ़ाया जाए तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हम क्रम रूप में जो हमारा क्रम चला आ रहा है उसी क्रम को मानते हैं, तो वो सिद्धांत आपके लिए संविधान हो गए और जो उसका आपने व्यवहारिक अनुप्रयोग ले लिया, उसका प्रैक्टिकल कर लिया, वो राज्य व्यवस्था होगी। तो आशा करता हूं कि आप संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझ पाए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी, दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं कि हम प्री प्लस मेंस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें यूनिट फर्स्ट मुख्यतः मेंस की पहले पढ़नी है। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो लेक्चर में आपका एक प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, संविधान क्या है, जो 3 अंक में आ सकता है और इसको 10 शब्दों में आपको लिखना है। तो दोस्तों, आप इसको लिखना प्रारंभ करें। संविधान की परिभाषाएं क्या होती हैं, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं में आपको गिलक्रिस्ट महोदय और गिलक्राइस्ट महोदय और डायसी महोदय और लास्की महोदय, इन सब की मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सबकी परिभाषाएं दे दूंगा। तो किसी भी एक विद्वान की आप परिभाषा सीख सकते हैं। अर्थात जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं, अगर उन परिभाषाओं को भी आप पकड़ बना चुके होंगे तो उनको भी लिख सकते हैं और आपका एक 3 अंक का उत्तर तैयार हो गया। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, अगले लेक्चर में हम संविधान के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और उसमें भी समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपको किसी भी शब्द का अर्थ मालूम ना हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने आया हूं, आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने आया हूं। दोस्तों, आप प्रयास सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास में थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहता हूं ताकि आपके जो प्रयास के जो रास्ते हैं उस आप सफलतापूर्वक और शीघ्रता से आप उसको हासिल कर सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।